डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी सौगात। गोरखपुर में कई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी ने किया राप्ती इको पार्क का उद्घाटन। राप्ती इको पार्क में वेस्ट मटेरियल का हुआ इस्तेमाल। गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। विपक्षी दलों पर गरजे सीएम योगी। कहा महिला विरोधी है कांग्रेस सपा के कारनामे। महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहती है विपक्षी पार्टियां। लखनऊ में फर्जी जीएसटी फर्म का खुलासा। फर्जी फर्म के माध्यम से करोड़ों की जीएसटी कर चोरी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार। क्या बंगाल में बदलाव की हवा बह रही है? इस हिसाब किताब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की कड़ी टक्कर स्थानीय बीजेपी नेताओं से ज़्यादा मोदी और योगी की छवि से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिकाएं भले ही अलग अलग दिख रही हों, पर उनका परिणाम एक ही होगा और वह है बंगाल में बदलाव का। आपको बता दें कि पीएम मोदी का प्रभाव मुख्य रूप से विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द है। वह अपने भाषण में इन्हीं 3 मुद्दों पे फोकस करते हैं। पीएम मोदी सोनार बांग्ला सुशासन की बात करते हैं। मोदी ने समान नागरिक संहिता, यूसीसी और सीएए और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे आवास योजना, उज्ज्वला को आधार बनाकर गरीब और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की है। मोदी का प्रभाव न्यूट्रल वोटर्स और महिलाओं पर अधिक होता है जो विकास और स्थिरता चाहती हैं। मोदी का ताजा नारा भय आउट, भरोसा इन बंगाल के डर के माहौल को बदलने की कोशिश है। बंगाल चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी के लिए वोट खींचने वाले हैं जो टीएमसी से निराश सामान्य जनता को बीजेपी से जोड़ते हैं। बात करें सीएम योगी की तो सीएम योगी बीजेपी के लिए बेस को मजबूत करने वाले हैं जो कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और वोटों के ध्रुवीकरण को सुनिश्चित करते हैं। यूपी सीएम योगी का प्रभाव कोर कैडर को उत्साहित करने और हिंदुत्व के मुद्दों पर स्पष्ट रुख रखने वाले मतदाताओं पर अधिक दिखता है। सीएम योगी सीधे तौर पर बुलडोजर मॉडल और तुष्टीकरण की बात करते हैं। उनकी रैलियां उन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी हैं जहां सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक हिंसा के मामले ज्यादा रहे हैं। योगी का प्रभाव युवाओं और उन मतदाताओं पर ज्यादा है जो टीएमसी के खिलाफ एक सख्त और आक्रामक नेता की तलाश में है। योगी का बयान बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, उर्दू नहीं, और रामनवमी पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। असल में योगी के यह बयान तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधने वाले माने जाते हैं। भाषण देने की शैली और लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता योगी को बंगाल, असम, तमिलनाडु सहित सभी चुनावी राज्यों में प्रभावी बना रही है। वह भाषण तो एक राज्य में देते हैं लेकिन उसका असर पूरे देश में दिखने लगता है। योगी में लोग अब नए मोदी की छवि निहारते मिल रहे हैं। अगर योगी फैक्टर काम कर रहा है तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते देखना कोई अचरज की बात नहीं होगी। योगी ने अपनी हर सभा में बुलडोजर राज और अपराध मुक्त यूपी का उदाहरण दिया। यह उन मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है जो बंगाल में राजनीतिक हिंसा से परेशान है। योगी ने रामनवमी और दुर्गा पूजा को हर्षोल्लास से मनाने की आजादी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण में बड़ी भूमिका निभा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए इसे खेल अवशेष यानी खेल खत्म का नाम दिया है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। यूपी सीएम योगी ने मेदिनीपुर, नंदकुमार, भगवानपुर, कोलकाता, नदिया, हावड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रैलियां की। बंगाल के उदय नारायणपुर में सीएम योगी ने एक विशेष रैली की
जहां राजनीतिक हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ता सुबोध जीत के परिवार से वह मुलाकात किए और बंगाल में अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ के लिए बंगाल में कुल 20 से अधिक जनसभाओं का लक्ष्य रखा, जिसमें से अधिकांश वे पूरी कर चुके हैं। योगी की एक रैली में 3 से 5 विधानसभा को सीधे कवर करने की योजना है। इस हिसाब से उनकी रैलियों का सीधा और अप्रत्यक्ष प्रभाव बंगाल की करीब 70 से 80 सीटों पर देखा जा सकता है। योगी का सबसे ज्यादा प्रभाव उन सीटों पर है जहां 25% से अधिक हिंदी भाषी मतदाता है, जहां हिंदुत्व एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है। उत्तर बंगाल की 54 सीटों पर योगी का प्रभाव निर्णायक माना जाता है और सीधा प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि यहां बीजेपी 2019 और 2021 से ही मजबूत रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में उनकी सभाओं का उद्देश्य मतुआ समुदाय और उन समुदायों के मतदाताओं को एकजुट करना जो घुसपैठ और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जहां योगी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे हैरान परेशान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इसे बाहरी बनाम बंगाली की अस्मिता के रूप में पेश किया। ममता बनर्जी ने अक्सर योगी के यूपी मॉडल पर सवाल उठाते हुए इसे विकास विरोधी और भेदभावपूर्ण बताया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी, हमारे साथ मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत धर जी मौजूद हैं जो बंगाल से सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, पहला सवाल आपसे। ममता बनर्जी का मुख्य मुद्दा बंगाली बनाम बाहरी का रहा है। क्या मोदी और योगी की प्रखर हिंदुत्व और बंगाल की लोक संस्कृति भक्ति परंपरा के सामने एक व्यापक हिंदू पहचान बनाने में सफल होंगे? देखिए प्रसून जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बंगाल के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चारों चक्रीय बना के घेरा है, उसमें ममता बनर्जी को सिर्फ आप एक मुद्दे पे नहीं घेर रहे हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर पे घेर रहे हैं, उनके बेरोजगार का जो 15 साल की सत्ता का जो बेरोजगारी का आलम रहा उसको लेके घेर रहे हैं। उसके साथ साथ जो ममता बनर्जी भी रिएक्शनरी है, अगर देखिए कोई जय श्री राम के नारे लगाता है उस पर रिएक्ट कर जाती है, तो सनातन का इश्यू भी उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। और यही कारण है कि जब वहां योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो उनका स्वागत एक जन नेता या मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो शुभेंदु अधिकारी मंच पर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, उनका जो उनके कैंडिडेट है उनका पैर छू रहे हैं। तो अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश खासतौर से इस समय जो देखा जा रहा है, एक डेवलपमेंट मॉडल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्ट्रिक्ट सरकार है, और योगी आदित्यनाथ भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल में जाकर के कि जो यहाँ घुसपैठी हावी हो गए, बंगाली अस्मिता के साथ जो छेड़खानी की गई है, उसको अगर भाजपा आती है तो उसको सुधारने का काम करेगी। एक एक बांग्लादेशी जो बाहर से है उनको बाहर करेगी, और बांग्लादेश जो बंगाली हैं जो खास तौर पे उनका सम्मान स्वाभिमान कायम रखेगी। और यही कारण है कि अगर आप देखें तो योगी की जो पॉपुलैरिटी है उसको खास तौर से बंगाल में कैच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक चक्रव्यूह बनाया कि जहां जहां पे हिंदुत्व वोटर है, जहां पर बिहार उत्तर प्रदेश के मतदाता जाके वर्षों पहले बस गए हैं, उस पॉकेट पे उनकी ड्यूटी मतलब इलेक्शन कैंपेन को लगाया जाए। और एक रणनीति और पता चली जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि अगर कोई मान लीजिए अमित शाह का प्रोग्राम मांग रहा है, साथ में योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम मांग रहा है, तो उसमें सिर्फ एक का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट वीआईपी है उसको दोनों को उस विधानसभा में दे दिया जाए। तो कम से कम ये माना गया है कि कहीं पर अगर अमित शाह की डिमांड है और योगी आदित्यनाथ की डिमांड है तो इसमें इक्वल पैरामीटर दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी नो डाउट कि अलग उनका एक औरा है, तो उसके लिए अलग एक स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि उनको किस तरह से चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि खास तौर से अमित शाह की अगर देखी जाए स्ट्रेटजी तो उनकी दूसरी स्ट्रेटजी है। आज भी वो बंगाल में कैंप करके बार बार कंट्रोल रूम में जा रहे हैं, अपनी सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ किस तरह से मतदान हो रहा है, कहाँ किस तरह से कोई। विनय राय जी, जो अभी खबर मिल रही है भारी संख्या में सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, या किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ममता बनर्जी के पक्ष में दिखा रहा है या बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? जी देखिए, दोनों पार्टियों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो अगर साफ तौर पर देखा जाए तो सुजीत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने जितना अभी तक इलेक्शन के बारे में समझा है कि अगर ज्यादा मतदान होता है तो परिवर्तन की बात कही जाती है।
लेकिन आमने सामने की लड़ाई है पश्चिम बंगाल के अंदर। ऐसे में दोनों पार्टी के वर्करों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि कहीं से कोई चूक न होने पाए। और बंगाल का चुनाव T20 मैच की तरह है, जो अंतिम समय तक अच्छी बैटिंग कर जाएगा, अच्छी बॉलिंग कर जाएगा, वो विजेता बनेगा। अगर थोड़ी भी चूक हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो सत्ता की लड़ाई के लिए अंतिम दिन तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अंतिम घंटे तक मतदान में संघर्ष करना पड़ेगा कि आपका वोट पड़े। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे पिछली बार हुआ था कि मतदान के बाद हिंसा हुई, तो हिंसा न फैलने पाए। मतदाता को इस बात का भरोसा रहे कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उसने जो सुरक्षा बल तैनात किए हैं, उनको सुरक्षा पूरा मुस्तैद रहेगी, सुरक्षा को मुहैया कराएगी। बंगाल से सीधे ग्राउंड पे मौजूद हैं सुजीत धर जी। सुबह से ही हिंसा की खबरें मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि शुभेंदु के ऊपर हमला हुआ है, उम्मीदवारों को दौड़ा के मारा जा रहा है। हुमायूं, तथाकथित हुमायूं जो बड़े नेता बन रहे हैं मुस्लिम चेहरे के तौर पे, उनके साथ भी मारपीट की घटना हुई है। टीएमसी कार्यकर्ता कर रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ता जगह जगह पे विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या क्या इशारा कर रहा है? और क्या इसी का रिएक्शन होगा क्या कि जब बुलडोजर मॉडल बंगाल की उस जनता को अपनी ओर खींच पाएगी जो दशकों से राजनीतिक हिंसा को अपनी नियति मान चुकी है? अनम्यूट कर लिए सुजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी जी। फिर म्यूट हो गया, आवाज आ रही है सुजीत जी। जी, फिर म्यूट हो गया, फिर म्यूट हो गया उनका। सुजीत जी अनम्यूट करिए अपनी आवाज। अभी आ रहे हैं क्या? हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ, तो बंगाल में हिंसा तो बहुत पुरानी चीज है। हिंसा होते रहते हैं, हिंसा होने जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा हिंसा का बात। लेकिन बात यह है कि बंगाल में जो इस बार हुआ, ये SIR का दर्जे, इतने सारे वोटर्स को बाहर निकल गए, जैसे 27.2 लाख वोट में अभी 139 खाली हाँ बोले 139 27.2 लाख वोट्स में, मतलब 0.0005%। तो ये लेके बहुत चर्चा हो रहे, बहुत चिल्ला मिल्ली हो रहे। और एक दूसरा चीज है कि हाँ, मतदान ज्यादा हो रहे, सुबह से दोपहर तक 62% से ज्यादा वोटिंग हो रहे, लेकिन ये सब हो रहे शहर के बाहर। ये कलकत्ता शहर में एक जैसे होते हैं, और जो ग्रामांचल है ना, उसमें ज्यादा वोटिंग दूसरे कारण के होते हैं। दूसरे कारण मतलब उन लोग सुबह सुबह जाते हैं, वोटिंग करते हैं, घर आके खाना पकाते हैं, काम करते हैं। शहर में उल्टा होते हैं। तो ये ऐसे देखना नहीं है कि ज्यादा वोटिंग हुआ कि चेंज होगा, लेकिन चेंज के लिए तरस रहे हैं लोग, ये सच बात है। चेंज के लिए तरस लगे, वो अगर वोट बीजेपी के जाए या CPM के जाए। सुजीत धर जी, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं हिंसा बंगाल की नियति बन चुकी है और लोग हिंसा के आदी हो चुके हैं। क्या यह कारण यह इकलौता कारण अपने आप में पूरा नहीं है जो राजनीतिक बदलाव के लिए मजबूर कर दे लोगों को? नहीं, ये खाली ये कारण नहीं है, कारण और भी है। जी। दुर्नीति है, चोरी है, एक्सटॉर्शन है, सिंडिकेट राज है, ये सब है तृणमूल का। तुष्टीकरण के बारे में आपने नहीं बोला सुजीत धर जी। तुष्टीकरण के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा बंगाल में कभी कभी आते रहते हैं, 71 का लड़ाई के शुरू से आते रहते हैं उन लोग, और ये कोई इसका एनुमरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कभी आते रहते हैं, ज्यादा बढ़ गए। अब कौन है सच, कौन है नकली, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि बहुत दिनों तक यहाँ पे जो रह रहे हैं, 4-5 ये बताना बहुत ही मुश्किल है। सुजीत धर जी कह रहे हैं। विनय राय जी, इसी पर आपका जवाब लेंगे कि क्या बंगाल में बैठ के इस पे बात करना क्या इतना भी मुश्किल है? बड़ा विषय ये है कि जो बदलाव की बयार दिख रही है उसके पीछे कारण क्या है? क्या जनता वास्तव में राजनीतिक हिंसा को जो अपनी नियत मान चुकी थी उससे उभरने का फैसला कर चुकी है? चूँकि हमारे साथ इस मुद्दे पर
दो स्पेशल गेस्ट हैं, सुजीत धर जी बंगाल से और मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी हमारे साथ हैं। विनय राय जी, जिस तरीके की चर्चा से साफ है कि बंगाल में रहकर कोई भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करना चाहता, वह बताता है कि कानून व्यवस्था की दिक्कत है, सारी चीज़ें, लेकिन मुस्लिम नाम लेते ही उसका गला सूख जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? जी देखिए, दो चीजें हैं। अगर आज आप चुनाव देख रहे हैं तो बिंदु सरकार के ऊपर हमला हुआ, कोई भी कार्यकर्ता किसी कैंडिडेट पे हाथ कब उठाएगा? क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें लागू, उसको लगता है अगर सरकार गलती से अगर ममता बनर्जी की नहीं बनती है तो जो नई सरकार आएगी उनके साथ क्या करेगी, तो उसके लिए जीवन मरण लगा हुआ है। और सामान्य अगर वो मतदाता होता तो चुपचाप अपना वोट डालता, अपने घर जाता। लेकिन अगर मारपीट पे उतारू है तो समझना पड़ेगा वो किस तरह का उपद्रवी मतदाता है या कार्यकर्ता है, नंबर एक। दूसरी चीज कि जो SIR हुआ उसमें 2003 को हमने बेंचमार्क रखा। 2003 से पहले जैसे अभी सुजीत जी बता रहे थे, भाई 71 के बाद से आना जाना लगा रहा, तो लगभग 32 साल तक जो व्यक्ति आया, तो उसके बाद से 2026 की बात हम कर रहे हैं, तो उसके घर में बाबा का वोटर बन गया, उसके साथ जो बेटा आया उसका वोटर हो गया, उसका उसका बच्चा वोटर होगा, 3 पीढ़ियां वोटर लिस्ट में आ गई। तो एक क्रम बन गया, उनको हटाना इतना आसान नहीं है। आप कैसे तय करेंगे कि वो ओरिजिनल पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं या बांग्लादेशी हैं? तो सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में भी यही आकर रुका हुआ है कि आप उसका कोई पैरामीटर नहीं सेट कर सकते, क्योंकि पैरामीटर तो नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक हिंसा का सबसे सहज टूल यही बांग्लादेशी अवैध प्रवासी बन रहे हैं। चाहे वह इंडिया में रुके रहने की उनकी अपनी लालच हो या उनकी मजबूरी हो, चूंकि भारत में रहना है तो TMC के हिसाब से काम करना है, नहीं तो उनको देश निकाला दिया जा सकता है। मैतेई समुदाय की बात की जाए तो मैतेई समुदाय के ऊपर भी यही दिक्कतें देखी जाती हैं। हालांकि पिछले चुनाव तक तो वह बीजेपी का वोटर रहा है। क्या उसमें उसकी लॉयल्टी में कोई बदलाव आ रहा है और मैतेई समाज को कैसे समाहित करेगी पश्चिम बंगाल की सरकार, आने वाली सरकार? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुजीत धर जी। मैतेई समाज को आप इस पूरे चुनाव में कैसी भूमिका देखते हैं उसकी? जी, मैतेई समाज को पहले उनका सिचुएशन काफी नाजुक है। पहले उसको बीजेपी का साथ समर्थन मिला, लेकिन उसका बाद समर्थन चले गए। प्रॉब्लम है कि वो किसको वोट देंगे वो नहीं जानते हैं, वो उसको वोट देना मुश्किल है। मैं आपको सोचना होगा कि मैतेई समाज मोस्टली बांग्लादेश से ही है, यहाँ का नहीं है। बांग्लादेश से जो आए हैं, लेकिन इतने दिनों पहले आए हैं, वो हमारा देश के जुड़े हुए हैं। तो आपको सोचना होगा कि मैतेई समाज अभी इंडिया का भी है, ऐसे मैतेई समाज बांग्लादेश में भी कानून तो पास हो गया ना सुजीत जी। कोई भी पड़ोसी देश का हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, अगर वह भारत में आके रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल सकती है, और काफी लंबे समय से रह रहा है तो उसका तो हक है। ये तो कानून पास हो चुका है। लेकिन अब इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं सुजीत जी? दिक्कतें हैं कि बीजेपी ने जो उसको प्रॉमिस किया पहले, उसको प्रॉमिस के बगैर कुछ काम किया बीजेपी ने, उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने थोड़ा बीजेपी के अगेंस्ट हो गया। लेकिन ये TMC का पक्ष में जा रहा है, ये नहीं बोलूंगा मैं। मतलब मैतेई समाज ऐसे जगह में पहुंच गए, वो भारी संख्या में वोट कोई तीसरी जगह में लाएंगे। आप सोचिए मत, ये CPM ने बहुत देर तक जाग उठे, उन्होंने बोल रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन हो गया, हमें कुछ वोट भी मिल जाए। तो सुजीत जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि यह चुनाव दो तरफा मुकाबला है या तीतरफा? CPI क्या इसमें शामिल है इस खेल में? CPIM? हाँ, CPM पहले शामिल नहीं था, कुछ नहीं था उनको, लेकिन जैसे SIR हुआ वैसे TMC का सिचुएशन खराब होते रहे और बीजेपी का सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ कि वोट उन्हीं को मिल जाए। इसमें एक लूप होल मिला CPM को। CPM अभी जोरदार प्रचार कर रहे हैं और हो सकते हैं CPM को इस बार कुछ सीटें मिल जाए। कुछ सीटें मिलेंगी तो किसकी कीमत पे मिलेंगी? तृणमूल कांग्रेस की कीमत पे या बीजेपी की कीमत पे? वोट CPM को मिलेगी TMC का कीमत पे। TMC को वोट डालना नहीं चाहते लोग, इतनी करप्शन है यहाँ पे, नहीं डालना चाहते और बीजेपी को वोट डालना नहीं चाहते। तो थर्ड पार्टी है CPM, उसको इसी वोट में मिल जाते। उसको पहले 7% वोट था,
अभी मैं सोच रहा हूँ कि 10% भी हो जाए इसमें तो काफी वोट निकल जाएगा टीएमसी का। चलिए, विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय राय जी, जो स्थितियां परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, सुजीत जी भी जिसकी गवाही दे रहे हैं, उससे साफ है कि तृणमूल कांग्रेस की जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक चुकी है या खिसक रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा, अगर आपको 10 में से किसी को नंबर देना हो, 9, 10, 8, तो वह आप प्रधानमंत्री मोदी को देंगे, सीएम योगी को देंगे, अमित शाह जी की रणनीति को देंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को क्रेडिट पहले देना चाहिए, क्योंकि केवल एक महीने में कोई भी दल चुनाव लड़ने नहीं जा सकता। लगभग आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों से जो वहाँ प्रभारी बनाए गए, जिनको प्रवासियों के तौर पर भेजा गया, वो सब चीज काउंट करती है। लेकिन हाँ, अंतिम समय क्या होता है, पूरी खेत तैयार कर दिया, बीज ही नहीं डाला। जब बीज नहीं डालेंगे तो फसल कहाँ से पैदा होगा? तो नो डाउट कि प्रधानमंत्री को इस रेस से किनारे करिए, लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ा किरदार किसी का है तो अमित शाह का और फिर योगी आदित्यनाथ का है, कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे वोटर्स को एक संदेश दिया कि हम जब आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी, हम आएंगे तो आपकी सुरक्षा की बात होगी, हम आएंगे तो आपके अधिकार की बात होगी, हम आएंगे तो नारी सुरक्षा की भी बात होगी। क्योंकि जितने भी नए मतदाता बनेगा उन पर आप गौर करेंगे, जितने भी तक हम लोग रिव्यू देखे हैं, उसमें एक रिजल्ट साफ है कि जो नए मतदाता है वो भी ममता बनर्जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी ताकत महिला मतदाताओं की होती थी, वो भी इस बार ममता बनर्जी के साथ उस तरह से इंटैक्ट नहीं जैसे पहले हुआ करते थे। तभी जुबान पे अगर कोई मीडिया कर्मी पूछता भी है तो सीधे तौर पे कहते हैं कि आगे आगे देखिए क्या होता है। वो खुल के दीदी के पक्ष में नहीं बोल रहा है, लेकिन इशारों से बता रहा है वो दीदी के खिलाफ है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, आमने सामने की लड़ाई है। जैसे अभी सुजीत जी ने कहा ना कि सीपीएम का गोल है, सीपीएम की भूमिका कमोबेश वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में बसपा और प्रशांत किशोर बिहार में थे। आमने सामने की लड़ाई है। अब उसमें बस ये देखना है कि कौन किसके वोट में कितनी सेंधमारी कर लेता है। अगर सीपीएम ने ठीक से वोट काटने की कोशिश कर दी टीएमसी की, तो भाजपा की सरकार बननी तय हो जाएगी, और अगर उसमें कुछ चूक हो गई तो कांटे की लड़ाई है, देखिए आगे पीछे होता क्या है। लेकिन इतना तय कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी उसकी ताकत थी, उसने अपनी पूरी ताकत इस पूरे चुनाव में झोंक रखी है। एक अवैध घुसपैठियों का भी मामला पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार में साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इन अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। लाखों करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी आए, उनको क्या वास्तव में भेजना मतलब संभव है? विनय जी, देखिए, पहचान करने का एक संकट जरूर है, लेकिन हाँ, अगर एक तरफ आसाम का चुनाव भी बीता है, वहां पे भी बांग्लादेशी मुद्दा हावी रहा है कि कैसे घुसपैठियों को उनको बाहर करना है, और पश्चिम बंगाल की भी स्थिति वही है। अगर दोनों जगह सरकार हमारी बनती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना लेती है, तो कम से कम बॉर्डर पे उसके नाकेबंदी अच्छे से हो सकती है, उसको चेक किया जा सकता है, जो शिनाख्त हो सकती है। अभी तो शिनाख्त का भी संकट है कि लोकल की जो पुलिस है, अगर आप देखे होंगे आज ही जो शुभेंदु सरकार के साथ घटना हुई, एक गनर जो उनको मिला वो बचाने की कोशिश कर रहा है, बाकी कोई भी सुरक्षा कर्मी जो बूथ पर उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जब तक लोग, सरकार के जो सिस्टम के लोग हैं, उनको ये भरोसा न हो जाए कि ममता दीदी जाने वाली हैं, तब तक वो आपके साथ खुलकर नहीं आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम को ये मैसेज चला जाए कि अब सरकार बदल चुकी है, सरकार की मंशा क्या है। अगर सिस्टम को लोग चाहेंगे तो शिनाख्त करने में कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, 100% नहीं हो सकता, लेकिन मेजॉरिटी शिनाख्त हो सकती है। अब उसके आगे कैसे उनको रिपोर्ट करेंगे, अलग चुनौती होगी। लेकिन एक चीज तो साफ है इस चर्चा से कि बदलाव की बयार बह रही है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाली मतदान की पहले चरण में योगी आदित्यनाथ की इन रैलियों का असर सीटों के आंकड़ों में कितना तब्दील होता है, यह 4 मई के नतीजों के बाद साफ होगा। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।